हम अब तो और चिल्लाएंगे। चलो पहला शब्द कौन सा आएगा? सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में फिजिबल एरिया भी बोलेंगे अगर बोलना चाहो तो, वैसे हम सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे। अब इसके बारे में देखो, परिभाषा नहीं लिखना है, रटना नहीं है, बस बात को समझना है। सुसंगत क्षेत्र अगर शब्द इस्तेमाल किया गया तो उसका क्या मतलब होगा? सुसंगत क्षेत्र का मतलब होगा कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे और उसमें मेरे पास कोई ऐसा लाइन जाएगा और वो लाइन इस प्रकार से हो कि एक क्षेत्र परिबद्ध बना ले, एक क्षेत्र बना ले, ऐसा कोई, समझ गए? तो इस क्षेत्र का नाम हम लोग क्या रख रहे होंगे? सुसंगत क्षेत्र। एक बात समझ में आया? यानी लाइन जो बॉन्डेड एरिया होगा, जो रीजन होगा, वो क्षेत्र जो बनेगा रेखाओं से। और ये रेखा किसका होता है? ग्राफ का। क्लास 11 ध्यान है? 11 में पढ़े ये चीज़, लीनियर इक्वेशन वाला चीज़, उसमें ग्राफ था, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ उतना ही है बात है। बस इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट 12th है तो 11th का ही चीज़ थोड़ी ना होगा दिया हुआ, कुछ चीज़ें नहीं होगी, और नया चीज़ क्या है वही हम लोग को देखना है इसमें। पहला टॉपिक इसमें आएगा सुसंगत क्षेत्र। ये वो क्षेत्र होगा जब हम ग्राफ को हल करेंगे तो वो ग्राफ जो है कुछ क्षेत्र को पैक करेगा, बनाएगा, एरिया को पैक कर लेगा। ऐसे बनाया, ये ग्राफ का लाइन हो गया, और ये वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र का नाम हम लोग क्या रखेंगे? सुसंगत क्षेत्र। क्लियर है बात? अब इन दोनों क्षेत्र में तुम अंतर देखो क्या है, क्या अंतर है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र का कोई सीमा है? देखो नहीं ना है, तो इसको बोला जाएगा खुला, खुला हुआ सुसंगत क्षेत्र, है कि नहीं? और ये वाला क्षेत्र देखो कैसा है, पैक हो गया तीनों तरफ से, इसको बोलते हैं बंद। अब खुला और बंद शब्द को ऐसे ना बोल करके किताब में इस्तेमाल करता है, इसको बोलता है जो जिसकी कोई परिसीमा नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, उसको बोला जाता है अपरिबद्ध। क्यों अपरिबद्ध बोल रहा है? क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनबाउंडेड। सही है? जो बंधा हुआ नहीं है, देखो ये बंधा हुआ है क्या? खुला हुआ, इस तरफ से लाइन को बढ़ाते चले जाओ और ये बनता चला जाएगा। सही है क्या? तो इस पूरा का पूरा नाम अगर बोले तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे। अपरिबद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पैक्ड नहीं है, है ना? इसको क्या बोलेंगे? बंद है, ये पैक्ड है, इसको बोलेंगे बाउंडेड फिजिबल रीजन। रीजन का मतलब क्षेत्र, इसको हम लोग बोलेंगे परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं बाबू? अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक बात? बस ये दो बात आपको ध्यान रखना है, कब परिबद्ध होगा, कब अपरिबद्ध होगा। जब तक केस परिबद्ध का है तब तक सब नॉर्मल है। जब केस अपरिबद्ध का आएगा तो इसके लिए अपने आप में कुछ कंडीशंस हैं, तो जब हम उस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे, फालतू कोई बात नहीं। जैसा कि हम 11 में पढ़ चुके हैं तो हम उसी बात को कंटिन्यू करेंगे तब तक, जब तक कि 11th वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा होगा तब तक। क्लियर है बात? हाँ। पहला क्वेश्चन जो हम लोग के चैप्टर में है, क्वेश्चन बोलोगे बाबू? पहला 12.1 एक्सरसाइज 12.1। जब तक क्वेश्चन पे नहीं आएंगे वो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, खाली बकबक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आओ बोलो, प्रश्न बोलो, पहला क्या है? कोई बोलोगे? हाँ, कल कहे थे ना कि रैखिक प्रोग्रामन पढ़ाएंगे, ऐसा कहे थे ना? बोले फिर भी कोई नहीं लाए, कोई नहीं लाए। लाइन बाबू, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बोलो बाबू, बोलो तो। रुक जाओ बाबू। निम्न अवरोध है ना, अवरोध, निम्न अवरोध के अंतर्गत, आगे बोलो बाबू। z इज इक्वल टू 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतमीकरण कीजिए। हाँ आगे बाबू। x + y
लेस देन 4 इक्वल भी है ना बाबू, लेस देन इक्वल 4। आगे बाबू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और भी कुछ है? नहीं है। ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग को जो बात ध्यान रखना है वो ये कि प्रश्न कह क्या रहा है हमसे, है ना। प्रश्न हमसे कह रहा है क्या कि आपको अधिकतमीकरण करना है। भाई वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है, वो सब हम लोग अभी तक बात ही नहीं किया। क्या होता है अधिकतमीकरण, और फिर क्या होता है, एक और टॉपिक इसमें आएगा न्यूनतमीकरण। ये क्या होता है ये भी नहीं मालूम हमको। ना तो अधिकतमीकरण की कोई जानकारी है, ना न्यूनतमीकरण की जानकारी है, ना ही हम इन अवरोधों को कुछ समझते हैं जो z इज इक्वल टू ax प्लस by का रूप है। दिख रहा है क्या, है ना। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप रख रहा है ax प्लस by, ये उसके फॉर्म में भी नहीं आ रहा है। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है उसके बारे में? नहीं ना, तो कहाँ समझ में आ रहा? तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझेंगे उसको। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। इसको बनाएंगे पहले, ग्राफ में हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो मेरे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है। अब इससे हमको क्या जानकारी मिल रहा है वो भी समझ लो। अगर इस तरह की इनइक्वालिटी में होगा, इस तरह के क्या बोलते हैं असमीका के रूप में होगा, जहाँ लेस देन इक्वल भी होगा या ग्रेटर देन इक्वल भी होगा, तब हम जब ग्राफ का लाइन खींचेंगे, पहला जानकारी अब बहुत ज़रूरत, इस तरह के सिंबल पर, इस तरह के सिंबल, किस तरह के सिंबल, ये भी है और साथ में इक्वल भी रहना चाहिए, ग्रेटर हो साथ में इक्वल भी हो, यानी दोनों हो। सही है ना। इसको इनइक्वालिटीज बोला जाता है। असमीका रहने पर, इस तरह के सिंबल रहने पर ग्राफ में सॉलिड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड लाइन का प्रयोग करते हैं। जानते हो अभी तुम किताब नहीं लाए हो, अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने का मन होता आज, तभी हम छुट्टी देते तुरंत का तुरंत, अभी इसी वक्त। वो तो एगो आ गया किताब तो रह गए। लाए हो ना? इन लोगों को खबर ही नहीं है कि क्या पढ़ना है। सच्ची कितना अच्छा बात है, पता ही नहीं है क्या पढ़ना है। देखो प्रश्न में बहुत तरह की बात लिखी गई है, हमको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अभी हमको बस एक जानकारी मिला है। जानकारी ये मिला है कि अगर इनइक्वालिटी का सिंबल होगा, यानी ग्रेटर देन या स्मॉलर देन नहीं होगा, ग्रेटर इक्वल भी होगा, स्मॉल इक्वल भी होगा, इस तरह का कोई भी सिंबल होगा, तो हम लोग वहाँ उसको किस लाइन से लिखेंगे? सॉलिड लाइन से देंगे। मतलब ये कि ग्राफ में हम भूल से भी उस स्थिति में डॉट लाइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह के ग्राफ को हमेशा सॉलिड लाइन उन लाइन को बोला जाता है जो डॉट में नहीं होते, डॉटेड नहीं होंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, सीधा होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए क्या है, क्योंकि मेरे पास है x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4, इसका ग्राफीय रूपांतरण करने के लिए हमको इसको समीकरण के रूप में देखना है, ऐसा, तभी ना हम इसको ग्राफ में बदलेंगे। और उसके बाद ग्राफ में बदलने के लिए डब्बा तैयार है। x और y का डिफरेंट पॉइंट ले सकते हो तुम अपने हिसाब से, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो दिमाग से ये बात क्लियर कर लो कि हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए जो आसान बनाता है वो ये कि एक बार हम x को 0 मान लें तो y कितना वैल्यू दे देगा? 4, और एक बार y को 0 मान ले तो x कितना वैल्यू दे देगा? 4। ग्राफ रेडी हो गया। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट पता करने का आवश्यकता नहीं है, चाहो तो कर लो, करने की ज़रूरत वैसे नहीं आती है। और उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। कहाँ है मेरा स्केल? इसके बाद ग्राफ बनेगा। ये x और ये y बराबर दूरी के लिए ऐसा करते हैं, काम चल जाएगा तुम्हें, है ना। इस वाले स्केल से ही हम दूरी ले लिया है, जो तुम लोग भी यही काम करोगे। 1 2 3 और 4, इसके लिए बाबू 1 2 3 और 4। ग्राफ का पॉइंट मिल गया है हमको, है ना। लेकिन ग्राफ के पॉइंट के अतिरिक्त हमको कुछ और काम भी करना है। पहले ग्राफ के बिंदु को रख लेते हैं। x बराबर 0 y बराबर 4, x बराबर 0 y बराबर 4, और दूसरा x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4
y बराबर 0। सही से नाप करके वैल्यू अगर लेंगे, वहाँ पे ग्राफ का कॉपी तुमको नहीं दे रहा है, ठीक है, दे दिया तो अच्छी बात है, तो हम इसको बनाएंगे। वैसे गणित की कॉपी के साथ देना चाहिए। क्या बाबू, क्या हो गया? मैट्रिक में दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी दे देगा, इंटर में भी देगा। सीनियर से पूछोगे ना, वो बता देंगे कि दिया कि नहीं दिया, तो वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है लाइन, ये लाइन किसका हम खींचे हैं? x प्लस वाई बराबर 4 का। ये जो लाइन खिंचाया है, ये खिंचाया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। लेकिन ये सिर्फ लाइन नहीं बन के रहेगा, हम इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में देखेंगे। मतलब ये कि अब ये जो मेरा इक्वेशन यही था ना, मेरा इनइक्वालिटी ये दिया हुआ था ना, यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे। ये हर बार करना है इतना काम। ग्राफ के लिए पहले बिंदु तैयार करना है, फिर ये चेक करना है कि उस इक्वेशन में x और y दोनों का मान 0 रखेंगे। तो देखो क्या बनेगा, इसमें रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है? 0 छोटा है 4 से, 4 बड़ा है, ये सत्य है, तो ये सत्य है। और जब कंडीशन सत्य पर आए, जब कंडीशन सत्य पर आए, तो हम अपना ये जो रेखा है, इस रेखा का जो छायांकित भाग होगा, रेखा का झुकाव होगा, उस झुकाव का, जिसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, वो सॉल्यूशन मूल बिंदु की ओर आकर के गिरेगा। हम इस बात का भी खंडन करेंगे, पहले देख लो। जैसे ही सत्य हो जाए, तो ये जो रेखा है, इसका पूरा शेडेड रीजन किधर जाएगा? मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु कहाँ है? ये इसका झुकाव हो गया पूरा का पूरा, तो हम इसको 2 लाइन दे दिया ताकि ये बता देगा इधर। अब इसका मतलब क्या, ये देखो, एक मिनट बाबू, इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है, जब मेरा ये जो लाइन देख रहे हो x प्लस वाई बराबर 4, अगर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता तो इसका हल कौन होता? इस रेखा पर स्थित हर एक बिंदु इस x प्लस वाई बराबर 4 का सॉल्यूशन होता। सही है बात? लेकिन रेखा तो था नहीं, रेखा तो हम ग्राफ बनाने के लिए किए थे ना। मेरे लिए तो ये ज़रूरी है ना, x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो ये मेरा असमीका है, इनइक्वालिटी है मेरे पास। ये हमको तो इसका ग्राफ खींचना, हमको इसका हल करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमको क्या पता चला कि जब हम ग्राफ बना लें तो x और y दोनों के स्थान पे 0 रखें और देखें कि 0 का जब रखने पर वैल्यू सत्य में आ रहा है या असत्य में। यहाँ पे वैल्यू मिला सत्य में, ये झुकाव इधर आ गया। इस झुकाव के इधर जो हम बोलते हैं कि छायांकित भाग, जैसे ही सत्य होगा उसके लिखना होगा छायांकित भाग किस ओर होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। अब ये जो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, तो ये जो एरो तुम देख रहे हो, ये गिरा दिया मूल बिंदु की ओर। इसका अपने आप में क्या अर्थ है, इसके अर्थ को समझना है। इसका ये कहने का मतलब है कि इस रेखा से जो भी हल होगा ना, रेखा का क्या समीकरण है, रेखा का क्या हल है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसका जो भी x और y का मान मिलेगा, वो सब आपको इस तरफ वाला सत्य में मिलेगा, उधर वाला सब गलत हो जाएगा। उधर वाला कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, वो आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अंतर समझो बाबू दोनों बात में। x प्लस वाई बराबर 4 अगर है, तो हल मेरा, सॉल्यूशन मेरा कौन सा होता है? रेखा पर स्थित हर एक बिंदु। अंतर समझो दोनों में। जब इनइक्वालिटी होगा तो x प्लस वाई आपको वैसे सारे मान, इसका मतलब एक बिंदु नहीं है, इसका मतलब है असंख्य बिंदु हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि x और y के आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बताने हैं जो 4 से छोटे या 4 के बराबर हो। तो x बराबर 0 हो सकता है, y बराबर 1 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है, y बराबर 2 हो सकता है। भाई y बराबर 2.1 भी तो हो सकता है, तो इसका कोई लिमिट है क्या? कोई लिमिट नहीं है। तो वही बोल रहा है कि इसका हल कहाँ पर मिलेगा? तो बाबू जब ऐसा वाला लाइन हो तो सीधा रेखा पे ही है, जो भी आएगा वो होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा वाला पर तो बात ही नहीं है। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो तो क्या चीज़ है? इनइक्वालिटी पे है। तो इनइक्वालिटी के लिए हमको क्षेत्र बताना पड़ता है कि हल कहाँ कहाँ मिलेगा इसका। तो 2 ही कंडीशंस होते हैं, या तो हल इधर हो सकते हैं या फिर हल इधर। एक रेखा क्या कर सकती है? एक रेखा किसी समतल का क्या कर सकती है? 2 ही भाग में ना बांट सकती है, तो उसके क्षेत्र 2 ही बनेंगे ना। ये लाइन ऐसे गया हुआ है, तो आंसर या तो उस तरफ मिलेंगे या तो इस तरफ मिलेंगे। इस पर भी मिल सकते हैं, इस पर भी मिल सकते हैं। फर्क समझ में आ रहा है बात का? और सिर्फ इस पर ही मिल सकते हैं, इसका मतलब होगा x प्लस वाई बराबर 4। हल केवल रेखा पर मिले, इसका मतलब क्या है? वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ हो गया। लेकिन हम सिर्फ रेखा पर नहीं बात कर रहे हैं,
हम तो इनइक्वालिटी की बात करें, इसमें बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब जब ये बोला कि जब आप सत्य चेक करें, कैसे सत्य असत्य चेक करेंगे? सिर्फ x और y का मान रख देना है और रिजल्ट निकल जाएगा। 0 0 रख करके चेक किया था, नहीं तो उसके अलावा भी तुम चेक कर सकते हो। देखो हम जांच करके तुमको बताते हैं। इसका आंसर कहाँ बताया? इस तरफ बताया, बोला ना। अब इस तरफ का कोई भी बिंदु उठाओ, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला बिंदु उठा रहे हैं। ये क्या है बाबू? ये वाला बिंदु, यहाँ पर x भी 1 है और y भी 1 है। तो हम देखो जांच कर रहे हैं, x बराबर 1 रख रहे हैं और y बराबर 1 रख रहे हैं। ये इनइक्वालिटी को देखो, 1 + 1 < 4, 2 < 4, है ना? ट्रू। इधर कोई बिंदु उठाओ, यहाँ 2, यहाँ 2, ये होगा पॉइंट 2 2, x 2 2 < 4, 4 < 4 है, बराबर 4 के। अब अगला कोई भी बिंदु उठाओ, सपोज 3 3, यहाँ आ गया बाहर, आएगा बाहर। अब तुम 3 3 रख के देख लो, 3 3 < 4, 6 < 4, फॉल्स हो गया ना? यानी बाहर वाला पे गया आंसर, नहीं गया, इस तरफ वाले पे आया ना आंसर। इसीलिए 0 0 रख करके इस बात का पुष्टि हो जाता है कि आंसर किधर मिलने वाला है, इधर या उधर। समझ में आ रहा है बात? अब क्या एक आंसर मिल रहा था पे और भी तो आंसर मिलेगा, 1 2, यानी x बराबर 1 y बराबर 2 रखो यहाँ पर, 1 + 2 < 4, 3 < 4 हो गया ना? ट्रू। फिर से इधर कोई भी बिंदु आएगा, सब आंसर है, सब आंसर है। समझ में आ गया बात? उधर जाएगा तो आंसर नहीं है। ये बात कौन बताया? सिंपल है, x के जगह पे 0, y पे 0 रखो, क्लियर हो गया। अगर 0 0 रखने का मन नहीं है तो तुम कोई भी बिंदु रख सकते हो। इस रेखा के इधर का कोई बिंदु तुम रख करके चेक कर लो और उधर रख के चेक कर लो। नहीं कर सकते? मतलब यहाँ जो हम लिखा कि x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर नहीं लिख सकते थे कि x बराबर 1 y बराबर 3 रखने पर। अगर यहाँ ट्रू कर देता तो समझ जाते कि रेखा का झुकाव इस तरफ है, तो छायांकित भाग किधर होगा? इस तरफ होगा। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, तो छायांकित भाग जब इस तरफ आया तो हम इसको पूरा को कलर करेंगे इस तरफ के लिए। ध्यान से समझना, मैंने इस तरफ का कोई भी बिंदु आएगा सब ना आंसर है बाबू, अलग अलग चेक नहीं किया जाता है, समझे? सब आंसर हो गया। अब क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि क्या बोला है, और भी कुछ कंडीशन लगाया है। इतना सा में तो क्लियर हो गया। अब कंडीशन देखिए आगे क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी। तो x अगर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तो x मेरा किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y भी मेरा क्या हो? या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी y भी मेरा पॉजिटिव हो। तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोल सकते हैं कि हम प्रथम चतुर्थांश में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहां x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी समतल 4 भाग में बटा हुआ होता है, कोई भी कॉपी 4 भाग में बांट सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में? हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। देखो यहाँ पे ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इसका मतलब ये जो भाग रहा है द्वितीय में, क्या आंसर होगा मेरा? इसको मिटाया जाए बाबू, मिटाया जाएगा ना इसको? ये फिजूल हो गया। क्या थर्ड वाला मिटेगा? क्या फोर्थ वाला मिटेगा? सब मिट जाएगा। देखिए समझो बात को खाली, इसलिए हमको इतना बनाना पड़ा इतना। देखो तो मेरा आंसर कहाँ पर मिला? केवल फर्स्ट क्वाड में ये जो क्षेत्र बैठा हुआ है, ये तकलीफ। और इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहीं पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा x है वो 0 और y जो ग्रेटर देन 0 है, तो स्पष्ट है कि क्या कि जो मेरा x और y का जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, यहाँ से x और y का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो कहाँ बैठा हुआ होगा? x और y प्रथम चतुर्थांश में होगा, बोल सकते हैं ना? तो x स्पष्ट है कि x तथा y किस में होगा बाबू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये जो शब्द हम लिख रहे हैं बाबू, कौन सा? x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, यही तो इस बात को बता रहा है कि फर्स्ट क्वाड में होगा। सही है क्या? और ये वाला क्षेत्र हम पैक किया। इसका नाम देखें, बॉर्डर कहाँ है? तो बताइए, ये जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र का क्या नाम होगा? सुसंगत क्षेत्र, है ना? चलिए इसका नाम रख देते हैं सुसंगत क्षेत्र। और ये जो सुसंगत क्षेत्र बना, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फिजिबल रीजन, सही है ना? अच्छा, और इस क्षेत्र को देखो, क्या इसका बॉर्डर सील्ड है? पैक्ड बॉर्डर है। अगर बॉर्डर पैक्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंडेड बोलेंगे, बंधा हुआ बोलेंगे, परिबद्ध हिंदी में बोलेंगे। तो इसका हो गया सुसंगत क्षेत्र कैसे हैं? परिबद्ध हैं।
बाउंडेड हैं, ये बन गए बॉन्डेड फिजिबल रीजन, कह सकते हैं BFR हो गया। और ये हो गया परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। अब देखिए आगे, यहाँ पर नहीं ख़त्म होगा मामला, यहाँ से मामला आगे बढ़ेगा। कौन कौन से पॉइंट मिले हैं चेक करो। देखो एक पॉइंट तो ये मिला, इसका नाम हम A रख देते हैं, यहाँ है ना बाबू बॉर्डर, बॉर्डर का अगला पॉइंट यहाँ मिला है, तो इसका नाम क्या रख देंगे B। अगला पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ मिला, तो ABC मिल गए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो बिंदु जो पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट्स A मिला, A क्या है बाबू 0,0, सही बोल रहे हैं। अच्छा एक पॉइंट कौन सा मिला है भाई B कितना है बाबू 4,0, नहीं रटना पड़ेगा, ये सब रटना पड़ेगा नहीं ना। और एक पॉइंट कौन सा मिला C कितना है 0,4, क्लियर है बात। और Z जो अवरोध है, जो बॉन्डिंग बनाया गया कि कहाँ पर आप अधिकतम और न्यूनतम चेक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगा या मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगा, जिसको हम लोग मैक्सिमम को अधिकतमीकरण और मिनिमम को न्यूनतमीकरण बोल रहे हैं। तो अधिकतमीकरण जब शब्द आए तो इसको इंग्लिश में मैक्स बोलते हैं ना, तो इसको कैपिटल M से लिख दो, और जब न्यूनतमीकरण आएगा तो हम लोग वहाँ पर स्मॉल m लगा देंगे, कैपिटल M स्मॉल m समझ में आ जाएगा, ठीक है। और Z बराबर क्या डिफाइंड है, परिभाषा क्या दिया गया Z का 3x + 4y। अब इसी बॉन्डिंग पर तुमको चेक करना है कि Z का मान अधिकतम कहाँ पे मिल रहा है। देखो यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, x y दोनों 0 रखेंगे तो Z का मान क्या मिलेगा 3 × 0 दैट इज 0, 0 + 0 0 ही मिलेगा। यहाँ पर अगर x के जगह पे 4 रख देंगे, y की जगह पे 0, तो कितना आंसर आएगा 12। यहाँ पर अगर x के जगह पे 0 और y के जगह पे 4 रख देंगे तो 16। कहाँ पर अधिकतम मिला, अधिकतम है, इस पॉइंट को आप लिख देंगे अधिकतमीकरण। कहाँ पर न्यूनतम मिला 0, 0 पर, तो लिख देंगे कि यहाँ पर Z का मान क्या है, सबसे न्यून है, इसको हम लिख देंगे ये है न्यूनतमीकरण, सही है। हम लिख देंगे A 0, 0 पर, क्वेश्चन में न्यूनतम ही नहीं पूछा है, हम बस बता दे रहे हैं। A 0, 0 पर Z = 3x + 4y न्यूनतमीकरण 0 प्रदर्शित करता है, एक बात। और कहाँ पर मैक्स है बाबू C 0,4 पर Z = 3x + 4y अधिकतमीकरण कितना आया वैल्यू अधिकतमीकरण का 16 प्रदर्शित करता है। बस इतना ही काम करना है आपको, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये काम किसके लिए किया गया, कैसे क्षेत्र के लिए, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। भाई ज़रूर परिबद्ध और अपरिबद्ध में कोई कॉन्सेप्ट रहा होगा, बेमेल में अलग अलग हुआ होगा, तभी तो इतना गौर करवाया जा रहा है कि देखो परिबद्ध हैं और ये अपरिबद्ध हैं। तो हम जब परिबद्ध क्षेत्र का बात करेंगे ये ऐसा हो गया। अगर इसमें 2 ग्राफ का लाइन होता, एक आगो और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा होता, ठीक है ना, बन जाएगा ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया, सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो अब तो रिकॉर्ड हो ही रहा है तो मिटा ही देते हैं डायरेक्ट, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें सही इंक हमको दे लेने दो, वीडियो से पॉज कर देगा वो, हो गया क्या, रहने ठीक है। फिर से दिया गया है सब कुछ वैसे ही है, लेकिन इस बार इक्वेशन एक नहीं है, असमीका इनइक्वालिटी 2 गो है, 1 और 1 2। कंडीशन क्या है, x और y दोनों किस कोऑर्डिनेट में बैठा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो x और y दोनों ही 0 से बड़ा है, क्लियर है बात। और एक और चीज़, जब हम अधिकतम या न्यूनतम ढूंढ रहे होंगे तो वो इस पर मिलेंगे, है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ अभी हम लोग सीखे हैं वो केवल किसके लिए सीखे हैं, परिबद्ध सुसंगत के लिए, बाउंडेड फिजिबल रीजन के लिए सीखा, क्लियर है बात। हाँ, बनाने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। पहला काम क्या करना होता है, एक इक्वेशन को उठाते हैं, है ना बाबू। सॉल्यूशन पहले कौन सा है, x + y ≤ 50, क्लियर है बात। इसको ग्राफ बनाने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, = 50, और उसके बाद x और y, सही है क्या, 1 0 तो दूसरा वाला 50 बनेगा, और 1 0 तो ये वाला 50 बनेगा। तुम x = 25 भी मान सकते हो, समझ गए ना।
तुम कुछ भी 10 मान सकते हो, y मान सकते हो, 0 मान के भी बना सकते हो। 5-5 का इंटरवल ले लेंगे, 5, 10, 15, 20 तो बन जाएगा। 10-10 का इंटरवल लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, और एक और वो भी चेक कर लेते हैं ना कि जो इसका लाइन बनेगा वो किस तरफ गिरेगा, इधर गिरेगा मूल बिंदु की ओर या फिर मूल बिंदु के परे। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। नहीं समझ में आया बाबू? 0-0 क्यों रख रहे हैं? 0-0 एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा एग्जिस्ट करता है मेरे ग्राफ में। उसके बगैर तो दो एक्सिस जहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये पॉइंट हमेशा रहता है ग्राफ में, इसलिए 0-0 रख लेते हैं कि इस तरफ का झुकाव बता देगा। रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, ये क्या बनाएगा? 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 50, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू 50। सत्य है या असत्य है? सत्य है। देखो आलोक अभी भी कंफ्यूज है, कौन बड़ा है कौन छोटा, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है। 50 बड़ा है 0, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 0 को बड़ा बता रहा है, ये नहीं बराबर बता रहा है। बराबर कहाँ बता रहा है? बराबर, हाँ, ये बता रहा है कि 50 बड़ा है। सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। हाँ, और अगर सत्य है तब क्या होगा? छायांकित भाग, छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। छोटा इसलिए लिख रहे हैं बाबू क्योंकि इधर ग्राफ बनाना है और उसमें जगह ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए दिख रहा है ना ऐसे ही। हाँ, अच्छा नेक्स्ट है 3x + y, 3x + y लेस देन इक्वल टू 90, है ना बाबू? तो हम क्या करेंगे इसको, और इसको हम ग्राफ के रूप में लिखें तो 3x + y = 90 और ग्राफ बनाए तो ये हो गया x और y, है ना। x 0 करेंगे तो y कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब y 0 कर दें, सॉरी y 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। सही है। हम सोच रहे कि 10 के अलावा कुछ और ना हो जाए, इसलिए हमको थोड़ा सा 10, 20, 30, 40 सब ऐसी है ना, हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें 0-0 रखना होगा। तो x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखने पर, दोनों में 0-0 ना, यहाँ पर भी। तो ये भी 3 को x यानी 0 से करेंगे तो 0 + 0 और लेस देन इक्वल टू 90, 0 लेस देन इक्वल टू 90। और ये घटना कैसा है? सत्य है। ये भी तो सही बात है ना कि 90 बड़ा है 0 छोटा है। तो फिर से लिखेंगे, फिर से लिखेंगे छायांकित भाग मूल, ऐसे ही झुके हुए थे और ये ऐसे ही झुका रह गया था, मूल बिंदु की ओर होगा। मिल गया ना। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, दोनों पॉइंट का हो गया, इनइक्वालिटी दोनों जो दिया गया था दोनों का बात निकल गया, ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। अब वो दोनों भी क्लियर कर देते हैं। क्या क्लियर कर देते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी x तथा y दोनों धनात्मक होंगे। तो x तथा y किस में होंगे? प्रथम चतुर्थांश में होंगे। सब क्लियर हो गया एक ही बार में, नहीं हुआ? ये पहला वाला मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया, दूसरा वाला यहाँ, और इनको भी हम यहाँ पे क्लियर कर दिया। हो गया ना। अब ग्राफ बनाया जाए। 10 का इंटरवल है ना, 90 तक जाना है, y मेरा 90 गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत है। एक 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9। ओके, स्केल से तुम लोग भी बाबू वैसे ही करके बनाना, ठीक रहेगा। और अच्छी बात है बाबू, लेकिन मेरे ख्याल से हमको लगता है कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना ज़्यादा अच्छा है, नहीं ठीक रहेगा? कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक रहेगा, आदत बन जाता है। पता है वहाँ पे अगर ग्राफ तो बनाने 10th में सीख ही गया, है ना। तो अगर ग्राफ की कॉपी में कर देता है वहाँ पे एग्ज़ाम में ग्राफ की कॉपी तो अच्छी बात है, नहीं दिया तब क्या करेंगे? आदत रहेगा, प्रैक्टिस बना रहेगा, दिक्कत क्या है। नाम दे दिया जाए इसका 1,
नहीं 10 का इंटरवल था, भूल गए हम। 10, अगला वाला 20, बहुत छोटा लाइन हो गया यार। 30, 40, 50, 60, क्यों लिखेंगे इतना? काम से मतलब है यार, इतना लिखेंगे क्यों? ख़राब लगेगा ना देखने में। क्या सन्नी समझ गया मेरी बात को? समझ गया ना वो? ये हो गया 1 2 3 4 5 ऐसा वाला, तो यहाँ भी नीचे वैसे ही है। पहला वाला क्या है? 0 50, तो x बराबर 0 ये, और y बराबर 50, यानी 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट 0,50। तुम कॉपी में ढंग से बनाते हैं, ठीक है ना? x बराबर 50, y बराबर 0, 1 2 3 4 5 ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको हम स्केल से हेने और होने, क्लियर हो गया। और ये फिलहाल अगर हम ऐसी ही लाइन छोड़ दें तो ये जो बनेगा इक्वेशन, ये है x + y = 50 का। क्या गलत बोल रहे हैं? जब तक ये छायांकित भाग वाला कॉन्सेप्ट ना आए, और जैसे ही छायांकित भाग वाला निशान लगाना शुरू कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी के रूप में आ जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? ऐसा, क्योंकि रेखा पर बात नहीं होगी, रेखा के क्षेत्र के बारे में बात होने लगेगा। क्या है ये? छायांकित भाग किधर होगा? मूल बिंदु की ओर। तो छायांकित भाग किधर जाने वाला है इनका? मूल बिंदु यहाँ है ना बाबू, यानी इस ओर, इधर इधर। मूल बिंदु के परे बोलता उधर निशान है, यानी ये पूरा लाइन, ये पूरा डार्कन क्षेत्र, ये पूरा में कहीं पर भी जो वैल्यू आ जाएगा सब उसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? चेक कर दे फिर से क्या, अगर दिक्कत लगे तो यहाँ पर से तुम कोई भी पॉइंट उठाओ। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, यहाँ भी 10 20 30 चल रहा है। x बराबर 10 10 उठा सकते हो, x बराबर 10 20 उठा सकते हो, 10 30 उठा सकते हो। सबको तुम रख के यहाँ पे देख लो कि वो 50 या 50 से कम ही वैल्यू देगा। और जैसे ही उस तरफ वाला कोई भी वैल्यू रखोगे, लाइक ये 60 है तो 60 और 10 भी रख दोगे तो देख लोगे 60 10 कितना बना देगा? 70, और फॉल्स बना देगा उसको। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? अच्छा, अब ये जो छायांकित भाग है तो पूरे में छायांकित नहीं करेंगे, अब तो हम सीख गए हैं। एक्स और वाई कहाँ तक भटकेगा? केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश तक। तो अगर छायांकित भाग इधर है तो हम इसको बना सकते हैं, ये इसका छायांकित भाग बनेगा। देखो तो सिर्फ एक रेखा का, तुमको ऐसे नहीं बनाना है अभी तुरंत। अगर तुम वीडियो में देख कैसे बना रहे होगे तुमको रुकना है, अभी हम मिटाएंगे इसको फिर, इसलिए रुक जाओ अभी। इस इक्वेशन से इतना सा बात पता चला ना। अब आगे दूसरा वाला कहाँ गया भाई? यही है ना, 0 90। x बराबर 0, y बराबर 90। 90 कहाँ होगा? 50 60 70 80 90, ये 0,90। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 30,0। 30 यहाँ होगा बाबू, 30,0 लाइन। यही हो गया ना? ये लाइन है, क्लियर है? और ये लाइन किसका है? 3x + y। फिलहाल कुछ नहीं है तो इज इक्वल का निशान किसके लिए? 90 के लिए। लेकिन अब हम क्षेत्र डिफाइन करेंगे। छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। क्यों होगा? 0 0 रख के हम चेक कर चुके हैं। तो मूल बिंदु की ओर, तो ये अगर रेखा है तो उधर मूल बिंदु नहीं है, मूल बिंदु देखो इस तरफ है, तो इधर करेंगे इसका छायांकित भाग। अब इसको हम इनइक्वालिटी के रूप दे सकते हैं ना ऐसा। और छायांकित भाग इधर होगा, अब इधर होगा तो हम इसके इधर कर सकते हैं क्या? नहीं, इस लाइन के इधर करेंगे तो मेरा x किस में हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और x नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कह चुका है कि x और y दोनों ही या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, फर्स्ट क्वाड में होगा। तो अब जो ये छायांकित भाग बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, ये देखिए। बोलना कि हम गलत कर रहे हैं, सही है क्या? अब बताओ कि मेरा आंसर कहाँ पर है? भाई वही हो। पहले बताओ कि जो एरिया सेक्शन बन रहा है दोनों रेखाओं के द्वारा, वो क्षेत्र कौन सा है? दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का कॉमन, जहाँ दोनों है। फालतू चीज़ें मिटा रहे हैं, ठीक है ना? अब बोलना कि वो दोनों का कॉमन है कि नहीं। ये नहीं है कॉमन, यहाँ पे सिर्फ ब्लू वाला लाइन है, दिख रहा है, इसलिए हम इसको मिटा दिया। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ ब्लैक है, देखो तो। इसको रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, इसको भी हटा रहे हैं हम। देखो सिर्फ हम शेडेड को हटाया। यहाँ पर ब्लू भी है और ब्लैक भी है, दिख रहा है क्या? हम इसको कॉमन पॉइंट बोल रहे हैं। तकलीफ यानी ये वाला जो क्षेत्र मिला है, ये वाला जो क्षेत्र मिला है, ये देखो तो, सिर्फ यही है मेरा सॉल्यूशन। दिखा? और इसका नाम देंगे। एक पॉइंट तो ये हुआ A, एक पॉइंट ये हुआ B, एक पॉइंट ये हुआ C, एक पॉइंट यहाँ हुआ D, और फिर से A। यानी हम बोल सकते हैं कि क्या ये परिबद्ध है या अपरिबद्ध है?
परिबद्ध है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बंधा हुआ है, हम इसको बोलेंगे कि परिबद्ध क्षेत्र मेरा पैक्ड है ना, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र। क्या नाम है भाई परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र का? सी है, ABCD, यही है ना, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र ABCD। अब इसमें देखो क्या मेरे पास सभी के पॉइंट्स मालूम है? A मालूम है, इसका पॉइंट मालूम है, कितना था ये वाला पॉइंट? 100 और 50 था बाबू, मिटा दिए थे ना, इसको हम लिख देते हैं फिर से 0,50। और ये लाइन था बाबू पहले से, ये मिट गया मेरे मिटाने के चक्कर में। ठीक है ना, ये भाई साहब भी मिट गए। क्लियर? तकलीफ? ये पॉइंट मिला हुआ 0,50, ये 0,0, ये 30,0, ये गायब है, इसको निकालना है। तो ग्राफ में दिख जाएगा कहाँ पे कटा है? नहीं भाई, ग्राफ तो बूढ़े आदमी की तरह हिलता जुलता हाथ भी तो हो सकता है ना, उसको हम खुद से ढूंढ सकते हैं। कैसे? विलोपन विधि से। दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं क्या? ये वाला रेखा और ये वाला रेखा एक दूसरे को काट रहा है। क्लास 10 जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो अद्वितीय हल होता है, और जिसका अद्वितीय हल होता है वो विलोपन विधि से बनाया जा सकता है। भाई अद्वितीय हल का मतलब क्या था? किसी एक ही बिंदु पर उसको इंटरसेप्ट करना, किसी एक ही पॉइंट पे वो कटेगी। तो क्या ये एक बिंदु पर कट रहा है? तो इस रेखा का समीकरण निकालो। देखो हम लिख रहे हैं, देखो हम क्या लिख रहे हैं, डी के निर्देशांक, कॉपी में ही ये काम करेंगे है ना, निर्देशांक ज्ञात करना। कुछ लोग इसको ग्राफ के पॉइंट से ही निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सही तरीके से देखना चाहेंगे, हम एक पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसका समीकरण क्या है बाबू? x + y = 50। रेखा पे बात हो रही है ना, सुसंगत क्षेत्र की बात नहीं है। और दूसरा ये 3x + y = 90। इसको हम किससे हल कर रहे हैं? विलोपन विधि से। तो ये माइनस होगा बाबू, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल। माइनस का 2x = माइनस का 40, x बराबर कितना हो जाएगा? 20। फिर से x + y = 50 और दूसरा है 3x + y = 90। विलोपन से बना रहे हैं ना, इसको हम 3 से मल्टीपल लगाएंगे तो 3x + 3y = और 3x + y = 90। क्योंकि यहाँ पे y कटा था, अभी हमको x को एलिमिनेट करना है ना, तो दोनों x को पैरेलल ले आए। माइनस माइनस एंड माइनस कैंसिल। 2y = 60, y = 30। देखो यहाँ पर d का निर्देशांक कितना क्लीन मिल गया, 20,30। तकलीफ? अब हमको क्या करना है? अगला काम क्या है? वही पॉइंट्स z, और z कैसे परिभाषित है इसमें? 4x + y से, 4x + y से। पहला पॉइंट्स a का, a कितना है बाबू? 0,50। तो यहाँ पर z = x के जगह पर 0 करेंगे, ख़त्म करो, केवल 50 है ना। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? b कितना है? 0,0। तो z बराबर क्या आ जाएगा? 0। तीसरा पॉइंट है c कितना है बाबू? 30,0। x के जगह पे 30 रखेंगे तो 120 और ये 0, तो z बराबर सीधे 120। और चौथा है d कितना निकल कर आया? 20, 30, 80 और 30, 110। और भी है क्या? नहीं है। क्या निकालना है इसका? अधिकतम मान, यानी मैक्स, है ना। तो अधिकतम मान कहाँ पर है? यही है ना, तो हम इसको बोलेंगे अधिकतमीकरण। यहीं पे है z मेरा अधिकतम। न्यूनतम कहाँ पर है? अगर मांगता तो, नहीं मांगा। आंसर में क्या लिखेंगे? इसको मिटा रहे। किस पॉइंट पे z मेरा अधिकतम मिला है? तो हम लिखेंगे c 30,0 पर z = 120 अधिकतम मान रखता है, जहां z कैसे परिभाषित है? 4x + y। हो गया। बहुत डिफ़िकल्ट सा है, नहीं है? टाइम कितना हो रहा है सब बताओगे? पक्का पक्की कह रहा। एगो अपरिबद्ध क्षेत्र का कर लेंगे।
ताकि घर पे जाकर तुम चैप्टर पूरा क्लोज करके मेरे सामने लेकर के आओ, ठीक है ना। पाउज द वीडियो, पाउज। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही है काम पहले। देखिए क्या है, फर्स्ट वाला है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसका हम इसको ग्राफ के रूप में लाना चाहेंगे तो क्या बनाएंगे इसको बाबू, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 और उसके बाद डब्बा क्रिएट, ये x और ये y, x बराबर 0 है ना बाबू। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। हड़बड़ाना नहीं बाबू, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा एक बार में, है ना। पूरा का पूरा मेहनत ना, 3 इक्वेशन का मेहनत, सुसंगत क्षेत्र, कलर, सब खत्म, सब बर्बाद। y बराबर 0, x बराबर 5/2, माइनस में है क्या, y 0, x हो जाएगा -5/2, सही है ना। क्रॉस एग्जामिन करते रहना बाबू बार बार। अच्छा अब आगे क्या, सुसंगत क्षेत्र किस एरिया में जाएगा, किधर जाएगा, मूल बिंदु की तरफ इधर झुकेगा या उधर जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखने पर, सही है ना। चलो रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x के बिहाफ में 0 -0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इज इट ट्रू और फॉल्स, ट्रू। 0 बड़ा होगा नेगेटिव से, है ना। हाँ तो अब ये हल्का सा गलती बाबू पूरा क्षेत्र उल्टा पुल्टा कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देंगे बाबू हम क्या, कि छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा, है ना। अच्छा यहाँ पर हम ये बात नहीं लिखा, ये सत्य है, ट्रू हो गया ना। ट्रू होने पर छायांकित भाग मूल बिंदु कर, एक इक्वेशन क्लियर कर दिया। अब दूसरा वाला ये है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और हम इसको लिखेंगे क्या, 3x + y इज इक्वल टू 3, और हम इसको क्या लिखेंगे, ये देखिए x एंड y। स्क्रीन कट रहा है, साइड लिखो तो सा, ये भी आ रहा है। हम मेरा तो कोई वजूद ही नहीं, हमने आए ये आ रहा है ना, बस ये आना चाहिए। हम ऐसे लिखते हैं ऐसे, x 0 बाबू, तो y कितना हो जाएगा 3, और जब y 0 करेंगे तो x कितना हो जाएगा 1। हम बेकार को उतना बड़ा ग्राफ का एलिमेंट लिया नहीं, यहाँ देखो तो वैल्यू कितना अच्छा बन रहा है, 0 5 -5 ऐसा। अच्छा बाबू अब यहाँ पे x और y दोनों क्या रखना पड़ेगा 0, तो x बराबर हद, x बराबर 0 y बराबर 0 रख दें यहाँ पे, तब क्या आएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सत्य या असत्य, सत्य, अच्छा असत्य। तो छायांकित भाग किधर जाएगा, मूल बिंदु के परे, यहाँ लिख देते हैं छायांकित भाग मूल बिंदु के परे होगा। ये छायांकित भाग जो होगा वो मूल बिंदु के परे होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि कथन असत्य हुआ है, और ये अब तक के पिछले 2 क्वेश्चन से अलग हो रहा है अभी ये, ठीक है। तीसरा वाला इक्वेशन पुनः कौन है अब, 2x - 3y < 12, नाम दे देते हैं यार, 1 ये 2 और ये 3, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, सही है ना। डब्बा बना दिया, ये हो गया x और ये हो गया y, x 0 तो y कितना हो जाएगा -4, है ना, और y 0 x कितना हो जाएगा 6। अब फिर से इसमें वही x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर दोनों को 0 0 कर दीजिए, x भी 0 y भी 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ये तो सत्य है, तो इसको हम लिख देंगे ये सत्य है, और अगर सत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। और ये जो बार बार हम लिख रहे हैं मूल बिंदु की ओर, उसके परे, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, कि मूल बिंदु के तरफ का मतलब है कि x और y का जब मान हम वहाँ पर मूल बिंदु के इस तरफ का, रेखा के इस तरफ का कोई भी मान रखेंगे, वो मेरे इक्वेशन को क्या, इनइक्वालिटी को क्या करेगा, ट्रू साबित करेगा, सत्य साबित करेगा, ठीक है। हो गया सब कुछ। अब तो लगता है ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए सर, आप कहाँ तक गया है, 4 6 5 यही सब है ना, थोड़ा सा नेगेटिव भी गया हुआ है, और लगता है x ही नेगेटिव गया है ना। ठीक है, हम वही रखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, वैल्यू को रख लें। बार बार हमको यहाँ पे डिस्टर्ब करता है, दिखता ही नहीं हमको यहाँ पे यार।
है ना, बेकार का इतना लंबा चौड़ा बनाया। जितना जगह बच जाए उतना अच्छा है, काम आएगा। है ना बाबू, इतना ठीक है। एक्स एंड वाई इधर भी करना पड़ेगा ना यार। तो 5/2 ही है ना, 2.5n बनेगा, है ना बाबू, ज़्यादा नहीं बनेगा। ये हो गया x डैश के लिए, x एंड y डैश, ज़रूरत नहीं है इसका, बट अब आ गया है तो हम कर देते हैं y डैश। है कहाँ y -4 है? ओ हो, कोई नहीं ध्यान दे रहे थे। कस के नहीं बोलती है बाबू, जोर से बोलो। जय माता दी ना। 1 2 3 4 y डैश। अब ठीक है, हेने होने हो गया खेला। पहला x बराबर 0 y बराबर 5, x 0 y 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, है ना बाबू। इसका नाम रख देंगे x बराबर 0 और y बराबर 5, 0,5। y बराबर x बराबर माइनस का 5/2, y बराबर 0। माइनस का 5/2 का मतलब क्या हो गया बाबू? इसका मतलब क्या हो गया? 2 दूना 4, 1 5, माइनस का 2.5, है ना। तो माइनस का 2.5 कहाँ होगा? 1 2 और 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे होगा। x यहाँ और y कितना? 0। तो यही पॉइंट हो गया खाली, ये हो गया माइनस का 5/2 और 0। लाइन बना देते हैं इसका। ये निर्देशांक सही निकला है ना जी बाबू? कैलकुलेशन सही से देख लियो ना, मेरा बना हुआ सही है ना। काहे कि बाबू पूरा मेहनत बेकार होगा एक बार में। अब फिर सब जानते हो ना क्या होगा? हमको बोलेगा कि कैसा टीचर है, गलत गलत बनाते रहता है। और मेरा तो तुमको बोलेगा और जाके पढ़ो, एक के टीचर वहाँ से खुले चीज़। क्या बनाया जाए? इसका नाम दे दे 2x - y ग्रेटर। क्वेश्चन भी मिला लिए बाबू, सही है ना? लिखा हो सब कुछ? हे प्रभु, मिला ना? हाँ मिला लिए, सब कुछ मिला लिए ना, सब सही है ना? हाँ आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। अच्छा, इसके लिए क्या लिखा गया? छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये हो गया इसका छायांकित भाग, हेने होगा। देखो मूल बिंदु यहाँ है ना, तो यहाँ होगा, इधर जाएगा। लेकिन क्या पूरा का पूरा हम इधर कर देंगे? नहीं। ये देखो यहाँ, ये क्या बताता है? फर्स्ट क्वाड में, फर्स्ट क्वाड में। तो क्या ये जो कलर होते हुए आएगा पूरा, इसको कलर करेंगे क्या यहाँ पर? क्या इसको कलर करेंगे सनी देओल? नहीं करेंगे। जब भी कलर होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कलर कितना होगा, देखो। समझना सिर्फ चीज़ को बाबू। ये गलत बोल रहे हैं? ये वाला चीज़, ये जब अपना क्षेत्र बनाएगा, ये पूरा ऐसे गिराएगा ना इधर, ये पूरा इधर गिराएगा ना क्षेत्र। हंस का रही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो हंस का रही है, दो तरह से हंसा जाता है कि कुछ बनाया हुआ है अपने मन से। आ रहा है समझ में कुछ? कि ये अपना जो ये है प्रभाव है, अपना सॉल्यूशन है, वो इस तरफ दे रहा है पूरा, यहाँ से भी दे रहा है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो लाइन जो ग्रीन तुम देख रहे हो, ये ग्रीन पूरा ऐसे चल रहा है, लेकिन ये मेरे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है ये मेरे सॉल्यूशन में? क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ही बोल दिया कि वो फर्स्ट क्वाड में होगा, तो ये नहीं शामिल है मेरे इसमें। समझ में आया बात? क्या इसको नीचे लेकर जा सकते हैं? इधर नहीं, फिर से आप चलेगा सेकंड, आपको सिर्फ रहना है पहले। ये होगा आंसर? नहीं होगा, ये तो मूल बिंदु के परे हो जाएगा, इधर गिरेगा। समझ में आया बात यहाँ तक? अच्छा ठीक है, सेकंड वाला बनाते हैं। इक्वेशन का नाम लिख दिया है। सेकंड वाला कहाँ है? यहाँ 0 3, x बराबर 0 और y बराबर 3। तो यहाँ 0 1 2 3 ये वाला पॉइंट है ना? x बराबर 0 और 3। और अगला क्या है? x बराबर 1 y बराबर 0, ये वाला पॉइंट है। बाप रे, 1 और 0, इसको मिला देते हैं।
इक्वेशन का नाम क्या है? 3x प्लस वाई, इनइक्वालिटी का नाम सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का है ना। लेकिन ये मूल बिंदु के असत्य था ना, मूल बिंदु के परे होगा या, तो इसको मूल बिंदु के परे बनाना है। ये देखो, इसको रेखा जो है ये इधर भी गिर सकता था कलर और उधर भी जा सकता था, लेकिन अब किधर जाएगा कलर इसका? इस तरफ जाएगा, सही है। अब इधर जाने के लिए कलर कैसा बनाया जाए? देखो ब्लू से बना रहे हैं, इधर जा सकता था ये भी। क्या हम इसको शामिल करेंगे ये वाला लाइन? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? फर्स्ट क्वाड में हमको रहना है, तो हम इसको नहीं करेंगे कलर। कलर कहाँ से करेंगे? ये देखिए, सही बोल रहे बाबू। क्या इसके साथ इधर चले जाएं? नहीं, ये है इसका आंसर। देखिए समझिएगा चीज़ को, जा रहा है सही बाबू। तो अब ये जब ऐसे है तो ये अपना प्रभाव ऐसे दिखलाएगा, इधर इधर दिखलाएगा प्रभाव। इसका मतलब है कि ग्रीन वाले के साथ आगे बढ़ेगा ये भी। देखो तो क्या ये वाला लाइन जब ऐसे जाता रहेगा तो इधर प्रभाव दिखलाएगा ना, यानी कि ग्रीन के साथ साथ बढ़ रहा है इधर। देखो खुद से इमेजिन करो, थोड़ा सा चीज़ को समझो। क्या नहीं, नींद आ रहा बाबू? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा वाला इक्वेशन बहुत घटिया सा लेकिन लग रहा है देखने में ना। हाँ, अच्छे से कर दो, समझाने के चक्कर में करना पड़ता है बाबू। ठीक है सर। अब तीसरा इक्वेशन कहाँ गया भाई? यहाँ है, 0 - 4, x बराबर 0, y बराबर -4, ये वाला 0, -4। और अगला क्या है? 6, 0, x बराबर 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6, 0। तो इसको मिला दें लाइन को। सोचो सोचो, सिर्फ सोचो। ये हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, और क्या? इक्वेशन का नाम 0 - 4। क्या इनइक्वालिटी? 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है। और ये कहाँ है? मूल बिंदु के लिए उसके परे, मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु किधर है? यहाँ है ना, इस तरफ गिरेगा ना। ये सब कलर कर सकते हैं? नहीं। यहाँ से करेंगे, इधर जाएगा। क्लियर? अब समझो बाबू चीज़ को। अब तीनों रेखा से क्षेत्र को कंबाइन करो और सोचो कि क्या हुआ। ग्रीन वाला इधर गिरा, ग्रीन वाला इधर गिरा, है ना बाबू? ठीक है। और ये वाला जब लाइन आया तो ये भी गिराया इस तरफ। ये देखो यहाँ इतना सा, ये है ना, इधर गिराया है। सिर्फ सोचो सोचो और सोचो। क्लियर है? और ये भाई साहब जब आए हैं तो ये भी अपना प्रभाव किधर दिखलाएं? इस तरफ के लिए दिखलाएं। उसको समझ जाओ कि वो कहाँ जा रहा है, आगे जाएगा, उसको समझ लो। ये देखिए, सही बोल रहे हैं क्या? रेखा अगर आगे हो तो ये लाइन और बनेगा आगे, ये लाइन ऐसे और जाएगा आगे। गलत बोल रहे हैं? ये वाला लाइन और जाएगा आगे। क्या क्या कोई बॉर्डर बना इसका? नहीं बना। सुसंगत क्षेत्र तो मिला, ऐसा बात नहीं है, फिजिबल रीजन तो मिला है। सुसंगत क्षेत्र तो मिला है, लेकिन क्या ये क्षेत्र बॉर्डर में पैक्ड है? नहीं कहा जा सकता। तो इसको बोला जाता है अपरिबद्ध क्षेत्र। समझ गए? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। समझ में आया? और अब इसके लिए भी हमको क्या निकालना होगा? z। सब कुछ वैसा ही। ठीक है, डब्बा तैयार। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? पॉइंट्स। और एक और क्या चीज़ बनता है? z का मान। z कैसे परिभाषित है यहाँ? कहाँ गया यहाँ? माइनस का 50x प्लस का 20y, अगर क्वेश्चन में सही से हम नोट किए हैं तो। अब बताओ पॉइंट, इस अपरिबद्ध क्षेत्र का बिंदु कौन कौन सा? अभी एक खराबी है तुम लोग के अंदर। देखो ये वाला पॉइंट आया है क्या? तो इस पॉइंट का नाम अगर हम a रख दें बाबू, तो a क्या बना है? a 0,5। नीचे आते हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिला है ना, इसका नाम b रख देंगे। क्या है ये? 0,3। ठीक है। यहाँ से यहाँ गिरा, ये भी आया क्या? ये नहीं आया? ये आया क्या? नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। यहाँ से आया 1,0, इसका नाम c रखते हैं।
C 1,0। उसके बाद इधर आते हैं, इसका नाम D रख देते हैं, D 6,0। उसके बाद अब कोई नहीं, अब कहाँ बोलो, देखो ना, ये आया ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और भी कुछ है क्या, और ये इस तरह से ऐसे बढ़ाया गया। तकलीफ अब देखो इसमें अधिकतम न्यूनतम रखें वैल्यू को, तो x तो ख़त्म हो गया, 5 रखेंगे तो 20 बचे 100, z इज इक्वल टू 100, x 0 3 रखेंगे तो 60, c 1 तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -50, और d 6 0 तो x 6 300 माइनस का 300। क्या निकालना है इसमें, न्यूनतमीकरण, ये हो गया सबसे न्यूनतमीकरण। लेकिन रुक जाओ, ये आंसर नहीं हुआ हम लोग का, ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। अगर ये क्षेत्र परिबद्ध होता तब डायरेक्ट हम बोलते कि न्यूनतम यही हुआ, अधिकतम जो हुआ जो हुआ। लेकिन जब क्षेत्र अपरिबद्ध हो, अनबाउंडेड हो, तो ये न्यूनतमी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब यहाँ से कंडीशंस बदलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन, ये तो अंतर है ना दोनों में। हम बोलते हैं ना, आप परिबद्ध आ गया तो उसमें क्या करना है। अगर आप परिबद्ध क्षेत्र आ जाए तब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ और ड्रॉ करना है, किसका, जो z का मान दिया गया है। z को अगर हम मान लें, ध्यान समझना बाबू, ax + by, जैसा कि रूप रहता है ये हमेशा। अब देखो हम दो कंडीशंस तुमको देते हैं अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए, अपरिबद्ध क्षेत्र, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र के लिए z का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। z का मान, ध्यान समझना वो बात को, न्यूनतमीकरण ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है ना। कब, जब अपरिबद्ध क्षेत्र रहेगा तब। समझ में आया बात। z अगर ax + by से परिभाषित है, अगर मेरा z, तो देखिए क्या करना है, अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र के लिए मिनिमम वैल्यू के लिए, स्मॉल m के लिए, कि न्यूनतमीकरण है कि नहीं उसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, z जो कि परिभाषित होगा ax + by से, उसके लिए लिख देंगे वो मिनिमम होगा किससे, स्मॉल m से। एक कंडीशन ये बनाएंगे, ध्यान से सुनना। और कैपिटल M के लिए, कैपिटल M क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, कि मैक्सिमम वैल्यू वो है कि नहीं है। अगर मान लो इसी प्रश्न में हमसे ये पूछ देता कि इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, पूरी इनइक्वालिटीज़ के लिए आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण बनाना है, और तुम कर दिए इसका अधिकतमीकरण, कि यही हो गया आंसर, लिख दिया कॉपी में, कट जाएगा, ख़त्म हो गया बात। क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी तक ये यही बता रहा है सिर्फ, बस। तब सच में होगा कि नहीं होगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है, अगर मिनिमम न्यूनतमीकरण के लिए है तो आपको ये वाला एक इनइक्वालिटी तैयार करनी है, और अगर मैक्स के लिए काम कर रहे हो तो आपको करना होगा ax + by ग्रेटर देन कैपिटल M, इसकी तैयारी करनी है, ये वाला निकालना पड़ेगा। समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको निकालने के बाद बात करेंगे, ये वाला ध्यान रखना है। न्यूनतमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, z इज मिनिमम, z को मिनिमम शो करना पड़ेगा न्यूनतम वैल्यू से, और अधिकतम के लिए z को मैक्स बोलना पड़ेगा अधिकतम वैल्यू से। समझ में आया। ये छोटा सा बात है, इसको एकदम नोट कर लेना है कॉपी में, और उससे भी अच्छा बाबू दिमाग में अगर नोट कर लिया जाए तो। ध्यान से अब हम इस पर काम करते हैं, है ना, जांच करेंगे। देखो ध्यान से, तो z का मान है कितना, -50x न्यूनतमीकरण के लिए, क्योंकि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पर पहले बात करेंगे। तो न्यूनतमीकरण के लिए जांच कर रहे हैं न्यूनतमीकरण का, तो क्या करना होगा उसके लिए बाबू, ax + by लेस देन स्मॉल m करेंगे। तो ax क्या है, -50x + by क्या है बाबू, 20y, लेस देन कौन है सबसे न्यूनतम वैल्यू, -300। इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको हर बार इक्वेशन का रूप लिखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, -50x + 20y इज इक्वल टू -300, 10 से लगा देते हैं भाग, तो ये बनेगा -5x + 2y इज इक्वल टू -30। चल फिर से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। ग्राफ क्रिएट करेंगे पहले हम, ये हो गया x, ये y, x का वैल्यू 0 नहीं 6 माने थे, है ना।
तो y का वैल्यू क्या हो गया था 0, एक वैल्यू ये हो गया, और दूसरा x का वैल्यू 4 माने 20 10 5 माइनस में ना, माइनस में 5। क्लियर हो गया। इसका निर्देशांक क्रिएट करेंगे, एक तो यही हो गया 6 0 और दूसरा हो गया 4 - 5। तो यहाँ पर हम कंसीडर किया कि ये 4 है और यहाँ पर -4 है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आएंगे कहीं पर, ये यहाँ पर मिल जाएगा क्या चीज़ -5। तो ये निर्देशांक बनेगा 4 और -5 का। अब क्योंकि मेरा इनइक्वालिटी देखो कैसा है, ये इक्वल का निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉलिड लाइन पे वर्क नहीं करेगा, ये डॉट लाइन पे वर्क करेगा। और डॉट लाइन के लिए अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, आलोक चिल्लाना मत, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये डॉट लाइन पे जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब मिलाते हैं इसको। अच्छा तो है, क्लियर दोबारा से समझने का मौका मिला, है ना। नाम इसका क्या है भाई, इनका नाम है -5x + 2y = -30। यही था ना ये। अच्छा, ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको भी चेक कर लेते हैं ना। तो x और y दोनों रखेंगे, x बराबर क्या रखना होगा 0 और y = क्या रखेंगे 0। x y दोनों 0, यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। तो इसको हम ऐसे इशारा कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो ये 0 लेस देन -300, और ये क्या है, बोल रहा है कि -300 बड़ा है 0 छोटा है, तो गलत बात है ना। तो ये हो गया घटना कैसा, असत्य। और असत्य है तो छायांकित भाग किधर होगा, छायांकित भाग मूल बिंदु के परे होगा, मूल बिंदु के परे होगा। इसका मतलब है कि अगर ये लाइन है तो इधर नहीं होगा, इधर होगा बाबू। सही है। अब समझना खाली कि किस टॉपिक पर कहाँ लेकर जा रहा है बात को। ये पूरा रीजन था बाबू हम लोगों का, आंसर वाला क्षेत्र पूरा था ना ये, और ये तो इसका मतलब ये भी था मेरा क्षेत्र पूरा था ये। अब ये बताओ कि ये जब इसका तुम ग्राफ खींचे तो इसका जो तुम ग्राफ खींचे, क्या उसके सुसंगत क्षेत्र, उसका जो क्षेत्र बना, उसका जो छायांकित भाग बना वो, और मेरा जो सुसंगत क्षेत्र था, दोनों के बीच में कोई वैल्यू बराबर कॉमन आया है, कॉमन निकला है कुछ दोनों के बीच में। हाँ सर, हम क्या देख पा रहे हैं, तुम्हारा जवाब होगा सर हम क्या देख रहे हैं कि वो जो z का जो ग्राफ खींचे है ना, और जो मेरा सुसंगत क्षेत्र है उसके बीच में कॉमन एक एरिया मिल गया सर, कॉमन मिल गया। देखिए ना, समझ में आ रहा है बात। जब भी ऐसा हो, क्या चीज़ ऐसा हो कि z, ये जो मेरा क्षेत्र निकला, ये जो मेरा एरिया निकला, इसको हम a बोल रहे हैं अगर, सही है ना। इसके इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, याद करो, कॉमन इंटरसेक्शन जो हम लोग पढ़े थे क्लास 11 में, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन है, नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को फोटो से बताया हुआ था इन दोनों के बीच में। तो ये वाला जो सेक्शन है ये इंटरसेक्शन कहलाता है, खंड, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट। अभी हम क्या देख रहे हैं सर कि जो मेरा सुसंगत क्षेत्र था उसमें से ये देखिए, ये जो लाइन जैसे z खींचा उसके बीच में क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, यानी कॉमन कोई फीचर मिल गया, कॉमन मिल गया है। क्लियर है बात। और जब भी ऐसा होगा, जब भी, कब, जब अपरिबद्ध क्षेत्र हो, ध्यान से इस बात को सुनना, जब अपरिबद्ध क्षेत्र होगा तो आपको हर बार, इतना तक तो आपको हर बार करना ही है, ये तो होगा ही होगा। इसके बाद अपरिबद्ध क्षेत्र में आप इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ किसके कंपैरिजन में खींचेंगे, अगर न्यूनतम होगा तो ये, और अगर अधिकतम होगा तो जो भी अधिकतम वैल्यू होगा। न्यूनतम के लिए कंडीशंस कैसा लगा देंगे, ऐसा वाला, लेस देन के लिए, अधिकतम के लिए कैसा वाला लगाएंगे, ये लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब आगे सुनो। अब जैसे ही तुम इसका ग्राफ खींचोगे तो कहीं ना कहीं छायांकित भाग मिलेगा, या तो मूल बिंदु की ओर मिलेगा या फिर मूल बिंदु के परे मिलेगा। जब मूल बिंदु के परे मिला या मूल बिंदु की ओर मिला, तब देखो क्या होगा। चाहे ये न्यूनतम के लिए अगर ये मूल बिंदु की ओर भी होता तब भी कॉमन पॉइंट मिलता। देखो इतना में से कहीं पे भी ना आंसर है बाबू। तो ये आंसर मेरा सुसंगत क्षेत्र का भी है और z का भी वैल्यू निकलेगा, वो भी आंसर दे रहा है ना। और या फिर इधर भी आ जाए तो सुसंगत क्षेत्र भी है और z भी है, दोनों है। समझ में आ रहा है। इस स्थिति में कोई न्यूनतमीकरण का वैल्यू नहीं होगा। इस स्थिति में जिसको आप कह रहे थे ना न्यूनतमीकरण, आंसर नहीं होगा, न्यूनतमीकरण होगा ही नहीं। समझ में आया। हम यहाँ पे देखो आंसर में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष के रूप में लिखा जाता है, लिखेंगे क्योंकि z तथा अपरिबद्ध
सुसंगत क्षेत्र के मध्य कई, कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, कई उभयनिष्ठ हल हैं। एगो है बाबू यहाँ पर कई उभय, तुम लोग जैसा पेंसिल वेंसिल से करोगे तो थोड़ा तरीका से बनाओगे इंसान की तरह। अभी रुक जाओ, अभी बहुत काम बाकी है। Z और अपरिबद्ध सुसंगत क्षेत्र के मध्य कई उभयनिष्ठ हल हैं, अतः D60 का डी क्या, डी को क्यों बोलेंगे, इक्वेशन का, असमीका का, अतः z इज इक्वल टू माइनस का 5x प्लस 2y, 2 है कि 20 है, 2y का कोई न्यूनतम मान नहीं होगा। देखकर क्या लगा, -300। बहुत सारे लोग बनाए, एग्जाम में प्रेशर है, जल्दी जल्दी में बना के बाहर आ गए, हो गया आंसर। नहीं, आप परिबद्ध क्षेत्र के लिए रुकिए, Z से ग्राफ क्रिएट कीजिए और उसके बाद अगर आपसे पूछता अधिकतमीकरण करने के लिए, तब क्या करेंगे, तब कैसे बनाएंगे, ये वाला कंडीशन उधर देखो। ओ चलो देखते हैं। अब अधिकतमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको उठाना पड़ेगा क्या चीज़ बताएं अभी, ax प्लस by ग्रेटर देन जो मैक्स वैल्यू होगा m, यही करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए क्या है वहाँ पर, a की जगह पर कौन है, माइनस का 50x, माइनस का 50x प्लस by यानी 20y ग्रेटर देन, मैक्स के लिए ग्रेटर देन दिखलाना है, कितना से मैक्सिमम यहाँ कितना आया हुआ 100। तकलीफ, अब इसको थोड़ा सा हल करें, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 50x प्लस 20y इज इक्वल टू 100, 10 से लगा देते हैं समय भाग, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। फिर से ग्राफ क्रिएट करें, कैसा कैसा वैल्यू लिया जाए बाबू, पहले x का रख लेते हैं 2 वैल्यू, -2 बाबू, x बराबर रख लें -2, तो -2 रखेंगे तो ये माइनस का 10 प्लस का 10 बनाएगा, इधर आएगा तो माइनस, तो y का मान 0। अगला क्या बनाया जाए, y का मान 0 रखेंगे तो फिर से -2 मिलेगा ना। अगला क्या रखा जाए बाबू, 1 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, x का मान क्या रख लें 1, तो इधर आएगा -1, सही है, तो ये बन जाएगा 5, इधर आएगा तो 5, घटेंगे तो 2, 5/2 हो गया, क्लियर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो x भी 0 रखेंगे, y भी 0 रखेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन 100, फॉल्स या ट्रू, 0 इज ग्रेटर देन 100, फॉल्स या ट्रू, फॉल्स, तो ये फिर से हो गया असत्य। और अगर असत्य है तो छायांकित भाग मूल बिंदु के परे होगा, सही है क्या। अब यहाँ देखो ग्राफ, फिर से अगर जो ग्राफ खींचेंगे वो छायांकित भाग मूल बिंदु के परे होगा, आ रहा है इधर स्क्रीन पर आना चाहिए, बस दोनों आ गया, ये वाला दिखना चाहिए इधर से, ठीक है। छायांकित भाग मूल बिंदु के परे, अब ध्यान से देखना बाबू ग्राफ का, x बराबर -2 y बराबर 0, x बराबर -2 यहाँ पे बाबू ये -2 और y बराबर 0 यहाँ, ये वाला पॉइंट, ये x बराबर ये -2 y बराबर 0, एक मिला। दूसरा वाला क्या है, x बराबर -1 और y बराबर 5/2, x बराबर -1 y बराबर 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, तो 2 और 3 के बीच में ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा, यानी ये वाला जो लाइन देख रहे हो ना, लगभग ये लाइन बनेगा, ठीक है। इस लाइन को हम यहाँ पे डॉट लाइन से बनाएंगे। डॉट क्यों बना रहे हैं, समझ में आ ही गया होगा, क्यों बाबू डॉट बनाए, इस सिंबल के कारण, है ना, इसको डॉट लाइन देना है, क्लियर। ये वाला लाइन है और इसका छायांकित भाग किधर होगा, इसका नाम लिखने दो पहले समीकरण का, माइनस का
5x प्लस का 2y बराबर 10। एक बार में या तो आपसे अधिकतमीकरण पूछेगा या फिर न्यूनतमीकरण पूछेगा। दोनों पूछा तो दो अलग अलग ग्राफ क्रिएट करना है। यहाँ पे हम टाइम बचाने के लिए एक ही ग्राफ में यहाँ पे न्यूनतमीकरण वाला डॉट लाइन दिया है, यहाँ पर हम अधिकतमीकरण वाला का डॉट लाइन दिया है। और इसके बारे में क्या बता रहा है, छायांकित भाग मूल बिंदु के परे होगा, मतलब इधर नहीं आएगा, इधर जाएगा छायांकित भाग। देख रहे हो, अच्छा इधर जा रहा है छायांकित भाग। अब देखो रिजल्ट, अब बताओ कि क्या z का मान, ये z है ना, क्या z और मेरा जो सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध निकला, दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ध्यान रखोगे, तब मेरा अधिकतमीकरण का वैल्यू वही होगा। यहां पर कॉमन पॉइंट कोई नहीं हुआ, हुआ क्या कोई कॉमन पॉइंट? तुम खुद देखो, ग्राफ देखो खुद से, कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि z का जो डॉट लाइन बना, ये लाइन, इसका जो हल है और मेरा जो सुसंगत क्षेत्र है, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि z तथा सुसंगत क्षेत्र के मध्य कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, दोनों में से कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं बना है। बना है क्या? ये इधर जा रहे हैं भाई साहब, ये इधर हैं, कोई नहीं है, इसलिए z कितना पर बाबू? 0.5 पर अधिकतम होगा, जिसका मान कितना है? 100 है। देखिए, कॉमन अगर पॉइंट निकल गया, अपरिबद्ध क्षेत्र की स्थिति में कॉमन अगर पॉइंट निकल गया तो उसका कोई हल नहीं होगा। कौन सी चीज़ के लिए? चाहे वो न्यूनतमीकरण का काम कर रहे हो, चाहे वो अधिकतमीकरण का काम कर रहे हो। अगर कॉमन निकल गया तो कोई सॉल्यूशन नहीं, अगर कॉमन नहीं निकला तो वही हल होगा जो तुम्हारे पास है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपरिबद्ध क्षेत्र की स्थिति में इसको हम लोग को चेक करना पड़ता है। हम अधिकतमीकरण के लिए चेक करें या न्यूनतमीकरण के लिए चेक करें, अगर मोटे तौर पर अगर सुसंगत क्षेत्र के साथ उसका कोई बिंदु कॉमन निकल जाए तो हो जाएगा वही, मतलब वो आंसर नहीं बनाएगा वो। और अगर कोई भी बिंदु कॉमन ना निकले, जैसे कि यहाँ पर कोई भी बिंदु कॉमन नहीं निकला, तब आंसर वही होगा। अगर अभी आप ये बना रहे थे और हो सकता है इसका डॉट लाइन यहाँ चला जाता ऐसा, और सॉल्यूशन ये इस तरफ के लिए देता, तो न्यूनतमीकरण यही हो जाता। समझ में आया? लेकिन अगर इसका वैल्यू इधर गया तो कॉमन पॉइंट बन गया इस तरफ के लिए, और जब कॉमन बन जाएगा तो ये वैल्यू नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर ये वाला वैल्यू इधर गया तो वो बन गया, अगर इधर गिर जाता ये तो ये आंसर मेरा नहीं होता। कुछ पल्ले पड़ा? बस अगर इसको ध्यान रखोगे तो हमको लगता है चैप्टर बना लोगे आसानी से। अगर ये दिमाग से, ये इसी में बस दिक्कत है, वो अपरिबद्ध में दिक्कत होता है, अपरिबद्ध में देता है। और दिक्कत क्या होगा? थोड़ा सा पॉइंट है, छोटा सा बात है, उसको अगर ध्यान में रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या हो पाएगा? चैप्टर से खोलो तो कितना क्वेश्चन ऐसा देख लें हम, क्या क्या। उदाहरण 2 बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाता है होमवर्क में। उदाहरण 2 बना लोगे, उदाहरण 2 बना लीजिएगा, उदाहरण 3 भी बना लोगे। न्यूनतमीकरण और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, बस फालतू कुछ नहीं। ले बाबू, फालतू कुछ नहीं बनाना है, इतना ही काम करना है। फिलहाल लगता है परिबद्ध ही होगा, अपरिबद्ध नहीं होगा। क्या बाबू? एक बता दिए हैं, कोई बात नहीं। तुम बस इसको अगर घर पे जाकर अपने से अगर देख लोगे ना एक बार और कर पाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, फिर बताने में दिक्कत नहीं होगा हमको। इसलिए इसको खास करके इसको देख लीजिएगा ढंग से, है ना, खास करके। क्लियर है? अब पॉज कर दो बाबू।